अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, असिस्टेंट प्रोफेसर। और आज हमारा टॉपिक है PLT सेट नंबर 6, प्रमोशन लिंक्ड ट्रेनिंग सेट नंबर 6। इससे पहले इसी हवाले से 5 सेट जो है वो आप तक पहुंच चुके हैं और ये प्रमोशन लिंक्ड ट्रेनिंग की प्रिपरेशन के लिए जो है हमारा सेट नंबर है 6। और ये जो प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग है बेसिकली जो कॉलेज उसारसा हैं उनकी प्रमोशन के लिए जो है ये सिलसिला शुरू किया गया है। और इसमें फ्राम ग्रेड 17 to 18 एंड 18 to 19 और 19 to 20 जो प्रमोशन है उसके लिए पहले एक ट्रेनिंग का सेशन होता है। और ट्रेनिंग सेशन के बाद जो है एक कम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है जो कि ऑब्जेक्टिव्स पर मुश्तमिल होता है और वो ऑनलाइन जो है टेस्ट होता है। तो उसमें जो प्रीवियस पेपर्स हैं जो कि 18 स्केल की प्रमोशन के लिए, 19 और 20 के लिए जो है जो HED की तरफ से इससे पहले मुख्तलिफ टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, उन्हीं से जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनसे कुछ क्वेश्चन लेकर जो है आज की ये स्पेशल एपिसोड जो है वो तैयार किया गया है। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ये एक बुक का नाम है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इज़ ए फेमस बुक अबाउट द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्डहुड विच इज़ रिटन बाय आयरिक अरिक्सन एंड जेम्स अरिक्सन। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना ये है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। द करेक्ट आंसर इज़ एरिक अरिक्सन। एरिक अरिक्सन सॉरी इज़ द राइटर ऑफ द बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और ये किताब जो है बेसिकली डेट इज़ अबाउट द जो सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्डहुड है, उसमें जो लर्निंग प्रोसेस होता है, बच्चों की जो लर्निंग होती है उसके ऊपर जो है किताब लिखी गई है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी बाय एरिक अरिक्सन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु काइंड द टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस। ये एक टर्म है जो कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस, एरिक अरिक्सन और एरिस्टोटल। तो इसमें दुरुस्त जवाब है एरिक अरिक्सन। एरिक अरिक्सन यूज्ड द टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ एंड वाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हेल्प टू डेवलप द स्टूडेंट्स। स्पेस है आगे, स्किल्स, किस किस्म की स्किल जो है ये हाउ एंड वाई टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ये स्टूडेंट्स के अंदर कौन सा स्किल डेवलप करते हैं, यानी क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल डेवलप करते हैं या उनके अंदर जनरल नॉलेज जो है उसकी जो एबिलिटी है उसको डेवलप करते हैं। द करेक्ट आंसर इज क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा, हाउ एंड वाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हेल्प टू डेवलप द स्टूडेंट्स क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। तो हाउ एंड वाई टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टूडेंट के अंदर जो है क्रिएटिव एबिलिटी पैदा करते हैं और उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी जो है उसको जो है वो डेवलप करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द स्टडी ऑफ हैंड। ये इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। द स्टडी ऑफ हैंड, arm, body, face movements and use of the gestures, head movements, postures, eye contact and facial expression as non-verbal communication is termed as। तो इसको सिंपली आप कह सकते हैं जो बॉडी लैंग्वेज होती है जिसमें हम हाथों के इशारों से बात समझाते हैं, बाजुओं की हरकत से जो है बात समझाने की कोशिश करते हैं, या अपनी बॉडी को जो है वो मूवमेंट की से फेस एक्सप्रेशन हम देते हैं। और हमारे जो गेस्चर्स होते हैं या हेड मूवमेंट होती है या पोस्चर आइस कांटेक्ट होता है उससे जो है हम दूसरे फ़र्द को जो है कोई मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है इसके लिए कौन सी टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है, यानी kinesics and gestures। The correct answer is kinesics। kinesics क्या है? The study of hand, arm, body, face movements and the use of gestures, head movements and postures, eye contact and the जी
एंड फेशियल एक्सप्रेशंस एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, इज टर्म्ड एज काइंड 6। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो हम अपने हाथों की मूवमेंट से, हेड की, आइज़ की, बॉडी की मूवमेंट से, आर्म्स की मूवमेंट से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए काइंड 6 की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। MOOC, MOOC stands for Massive Open Online Course, a multiple open online course, a curriculum. The correct answer is Massive Open Online Course. MOOC stands for Massive Open Online Course. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which MOOC was founded by Stanford computer science professors, कोर्सरा और खान एकेडमी। आपने बताना ये है कि ये जो MOOC है जी, जिसको दोबारा देखते हैं, विच MOOC वाज फाउंडेड बाय स्टैनफोर्ड कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर्स, यानी जो स्टैनफोर्ड कंप्यूटर साइंस के जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने कौन सा MOOC जो था उसको इंट्रोड्यूस कराया है, उसका नाम क्या है? कोर्सरा और खान एकेडमी। द करेक्ट आंसर इज कोर्सरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एडवर्स रिमार्क्स शुड बी कम्युनिकेटेड टू द सिविल सर्वेंट विद इन 1 मंथ और 1 ईयर। कि कोई भी जो सिविल सर्वेंट होता है उसके बारे में जो उसका जो बॉस होता है, जो उसका ऑफिसर होता है, उसकी तरफ से जो एडवर्स रिमार्क्स होते हैं वो कितनी मुद्दत के अंदर अंदर जो है मुतलका ऑफिसर तक पहुंचाना ज़रूरी होते हैं? विद इन 1 मंथ और विद इन 1 ईयर। द करेक्ट आंसर इज़ विद इन 1 मंथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने देखा कि जब मैं प्रीवियस पेपर की तैयारी कर रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन बार बार जो है पूछा जाता है, तो ये आप ज़हन में रखिएगा। द एडवर्स रिमार्क्स शुड बी कम्युनिकेटेड टू द सिविल सर्वेंट सॉरी विद इन 1 मंथ। तो मुतलका जो ऑफिसर है जिसके बारे में एडवर्स रिमार्क्स होते हैं वो विद इन 1 मंथ जो है उसको कम्युनिकेट करना जो है ज़रूरी होता है, यानी इसको बताना ज़रूरी होता है कि आपके बारे में ये एडवर्स रिमार्क्स हैं, ताकि वो बर वक्त जो है उसका रिप्लाई जो है कर सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ फॉल्सिस इन यूनो, फॉल्सिस इन ओमनिबस मीन्स। ये टर्म्स हैं जो कि इस्तेमाल होती है एजुकेशन के अंदर, लॉ के अंदर भी इस्तेमाल होती है। व्हाट इज़ फॉल्सिस इन ओनो और फाल्सिस इन ओमनिबस, ये 2 टर्म्स हैं। ये इसका क्या मतलब है? फाल्सिस इन ओनो एंड फाल्सिस इन ओमनिबस मीन्स, इसका मतलब है फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग। यानी फॉल्स इन वन थिंग, एक चीज़ के अंदर आप नाकस हैं, बुरे हैं, ख़राब हैं, तो इसका मतलब है फॉल्स इन एवरीथिंग। आप फिर हर जगह के ऊपर जो है आपकी कारकर्दगी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। तो जो जिसको कहते हैं जो पंजाबी में जिस तरह हम कहते हैं कि जरा इत्थे पैड़ा और लाहौर भी पैड़ा, तो कमोबेश ये उसी को जो है ज़ाहिर करता है। फॉल्सिस इन यूनो and falses in omnibus. It means false in one thing, false in everything. False in uno and false in omnibus is a Latin term which means false in one thing, false in everything. It in fact is a legal principle in common law that a witness who testifies falsely about one matter is not क्रेडिबल टू टेस्टिफाई अबाउट एनी अदर मैटर। यानी जब आप कोई शख्स जो है एक मैटर के अंदर जो है वो जो है वो उसका मामला ठीक नहीं है और उसकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, तो फिर दूसरे मामले के अंदर भी जो है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ठीक जो है वो नहीं होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ग्रेड 16 to 18 इज़ चीफ मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी HED। द करेक्ट आंसर इज़ HED। जो 16 to 18 स्केल ग्रेड हैं उनकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो सेक्रेटरी HED होता है, और 19 से ऑनवर्ड जो ग्रेड हैं उनकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस है। यानी पंजाब का जो वज़ीर आला है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लेकिन ग्रेड 19 टू ऑनवर्ड, और 16 to 18 जो है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी HED है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
According to the notification of College Council issued in 2010, the College Council will be consisted of 17 members, 13 members. The correct answer is 17 members. कॉलेज काउंसिल जो नोटिफिकेशन है 2010 के अंदर जो इशू हुआ था उसके मुताबिक जो कॉलेज काउंसिल होगी वो मुश्तमिल होगी 17 मेंबर्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगी, यानी तमाम उसके मेंबर जो हैं, जिसमें उसके मेंबर्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। उसके कुछ मेंबर्स इंटरनल मेंबर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं। जो उसके इंटरनल मेंबर्स हैं उनका तल्लुक कॉलेज का जो स्टाफ है और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ है, और जो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं वो जो है वो सिविल सोसाइटी से होते हैं या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हो सकते हैं या उसमें से MNA MP हो सकता है, तो वो एक्सटर्नल मेंबर्स कहलाते हैं। जो इंटरनल मेंबर्स होते हैं उसमें जैसा प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है और जो लेक्चरर है, जो स्टूडेंट्स उसमें शामिल होते हैं, तो ये जो है इंटरनल मेंबर्स कहलाएंगे। और जो आउटसाइड द कॉलेज मेंबर होंगे वो उसके एक्सटर्नल मेंबर्स कहलाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द ओरिजिनल टेक्सानोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्लूम्स टेक्सानोमी। ये टर्म है ब्लूम्स टेक्सानोमी, तो वाज क्रिएटेड बाय बेंजामिन ब्लूम्स इन 1966, 1956। द करेक्ट आंसर इज 1956। तो जो ब्लूम्स टेक्सानोमी है वो जो है बेंजामिन ब्लूम ने जो है 1956 के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया था। जो ओरिजिनल टेक्सानोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है तो उसको सबसे पहले जो है बेंजामिन ब्लूम्स ने 1956 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए पर्सन हु इज़ गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय एन ओल्डर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड और इन्फ्लुएंशियल पर्सन इज कॉल्ड प्रोटेजे और डिसाइपल। तो उसमें करेक्ट आंसर है प्रोटाइजे जी। ए पर्सन हु इज गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय एन ओल्डर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक ऐसा शख्स जिसको एक बहुत जो है सीनियर शख्स जो है वो गाइड कर रहा, हु इज़ गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय एन ओल्डर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड एंड इन्फ्लुएंस पर्सन इज़ कॉल्ड। तो उसको जो है यानी वो शख्स जो है जिसको एक बहुत सीनियर शख्स जो है वो गाइड कर रखा हो, सपोर्ट कर रखा हो, उसकी रहनुमाई कर रखा हो, तो ऐसा जो शख्स है जो किसी सीनियर शख्स की जो है वो गाइडेंस के अंदर हो या उससे रहनुमाई लेता हो, उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है? प्रोटेजे और डिसाइपल। तो उसमें करेक्ट आंसर है प्रोटाइजे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कॉलेज काउंसिल इज़ कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेंबर्स। अभी मैं आपको बता रहा था कि जो कॉलेज काउंसिल है 17 मेंबर पर मुश्तमिल होती है और उसमें कुछ मेंबर्स इंटरनल मेंबर्स कहलाते हैं और कुछ उसके एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं। तो जो उस कॉलेज काउंसिल के जो इंटरनल मेंबर्स हैं वो 11 होते हैं, यानी पहला ऑप्शन ही इसमें दुरुस्त है, और उसके जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं वो 6 हैं। तो कॉलेज काउंसिल टोटल 17 मेंबर पर मुश्तमिल है, जिसमें 11 इंटरनल मेंबर्स हैं जिनका तल्लुक कॉलेज के साथ होता है, जिसमें कॉलेज प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल होता है, अगर वो उस कॉलेज में प्रोफेसर है तो उसमें प्रोफेसर शामिल होगा, फिर उसके बाद सीनियर तरीन एसोसिएट प्रोफेसर होगा, सीनियर तरीन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक सीनियर तरीन जो है वो लेक्चरर है, फिर स्टूडेंट्स उसमें शामिल होते हैं। तो ये कुल मिला के जो है 11 मेंबर होते हैं, और उसमें 6 जो हैं वो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो कि सिविल सोसाइटी से होते हैं, पेरेंट्स से होते हैं, इसके अलावा जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, DC का नुमाइंदा होगा और MPA का नुमाइंदा, MPA खुद शामिल होगा या उसका नुमाइंदा जो है वो शामिल होगा। तो ये कुल जो है वो 6 मेंबर होते हैं। तो 11 इंटरनल और 6 जो हैं वो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं। ए टेक्निक टू प्रिपेयर ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड। जब हम इंटरनेट के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो किसी भी डॉक्यूमेंट की जो डुप्लीकेट कॉपी तैयार की जाती है उसको क्या कहते हैं? बैकअप और सेकंड कॉपी। द करेक्ट आंसर इज़ बैकअप। ए टेक्निक टू प्रिपेयर ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड बैकअप। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बैकअप दुरुस्त जवाब है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स were introduced by HED in 2016 or 2018. The correct answer is
2016। जो कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स यानी कॉलेजेस के अंदर जो है कुछ कॉलेजेस के अंदर जो है पंजाब के कुछ कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट की रहनुमाई के लिए जो है उनकी काउंसलिंग के लिए जो है एक सेटअप कैंप किया गया था जिसको कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स का नाम दिया गया था। तो ये जो कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स का जो काम है ये कब किया गया था HED की तरफ से, तो ये है 2016 में जो है कैरियर काउंसलिंग सेंटर जो थे वो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के अंदर जो थे वो कैंप किए गए थे ताकि स्टूडेंट को जो है वो कैरियर की बेहतरी के लिए जो है वो रहनुमाई जो है वो मुहैया की जा सके। Academic activity calendar is prepared by DPI colleges or HED. The correct answer is DPI colleges. DPI colleges क्या करता है जी? एकेडमिक एक्टिविटी कैलेंडर, जो तलीमी इदारों का या कॉलेजेस का जो एकेडमिक एक्टिविटी कैलेंडर होता है वो DPI की तरफ से जो है वो तैयार किया जाता है। और उसके बाद है जी HED यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिश्ड कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स कम्युनिटी कॉलेजेस, पायलट प्रोजेक्ट इन हाउ मैनी कॉलेजेस। तो अभी मैं बता रहा था कि 2016 के अंदर जो है जो HED है उसकी तरफ से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसको काउंसलिंग कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स कम्युनिटी कॉलेज पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। तो आगाज़ में जो है ये प्रोजेक्ट जो है कितने कॉलेजेस के अंदर जो है इसको शुरू किया गया, उसमें 4 कॉलेजेस है या 10 कॉलेजेस? द करेक्ट आंसर इज़ 4 कॉलेजेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Seniority of an employee is in a cadre reckons from the date of ad hoc appointment or regular appointment। तो किसी भी रैंक के अंदर है किसी भी शख्स की ऑफिसर की जो सीनियरिटी बनती है वो कहाँ से शुरू होती है, यानी वो सीनियरिटी लिस्ट जब उसकी तैयार होती है तो वो कहाँ से उसका आगाज़ होगा, यानी जब वो एज ए एड हॉक मुलाजम जॉब करता है या फिर रेगुलर अपॉइंटमेंट जब उसकी होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर है रेगुलर अपॉइंटमेंट, यानी सीनियरिटी जो है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट के ऊपर होती है। एड हॉक के ऊपर जो है एड हॉक जो मुलाजमीन होते हैं उनकी सीनियरिटी नहीं होती। जस्ट लाइक मसलन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो अपॉइंटमेंट थी फर्स्ट टाइम जो है HED में हुई वो थी 19 फरवरी 1996 को जो है वो मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी एज ए एड हॉक लेक्चर। तो उस वक्त जो है वो जो मेरी जॉब है जो मैंने बतौर एड हॉक लेक्चर 1 ईयर था वो गुजारा, तो उसमें वो मेरा जो है सीनियरिटी में शामिल नहीं होता। मेरी सीनियरिटी वहाँ से शुरू हुई जहाँ जब मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है जो एग्ज़ाम पास किया, इंटरव्यू पास किया और फिर वहाँ से मैंने क्वालिफाई किया। तो जब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो हमने जो जब हम उसके रेगुलर जो है वो जॉब के ऊपर आए तब वहाँ से जो है मेरी सीनियरिटी जो है शुरू होती है, जो कि सितंबर 9 1997 से जो है मेरी सीनियरिटी शुरू होती है। तो जो सीनियरिटी होती है वो कहाँ से शुरू होती है? जब कोई ऑफिसर जो है उसकी रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है, एड हॉक अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है सीनियरिटी नहीं होती। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीव इनकैशमेंट इज़ परमिसिबल टू ए एड हॉक अपॉइंटमेंट और रेगुलर अपॉइंटमेंट। वही क्वेश्चन है, यानी रेगुलर अपॉइंटमेंट और एड हॉक अपॉइंटमेंट के हवाले से है। पहले तो है कि लीव इनकैशमेंट, इससे पहला जो मेरा एपिसोड है एपिसोड नंबर 5 जो है उसमें मैंने लीव इनकैशमेंट के बारे में जो है LPR और लीव इनकैशमेंट के बारे में एक डिटेल क्वेश्चन जो है शामिल किया था, उसके ऊपर डिबेट भी थी मेरी। तो लीव इन LPR क्या होता है कि जो किसी भी ऑफिसर के जो लास्ट कैलेंडर ईयर होता है जो 365 दिन पर मुश्तमिल होता है, तो उसमें उसको ये राइट हासिल होता है कि वो उसमें छुट्टी पे चला जाता है। जो उसने अपनी रिटायरमेंट की तैयारी के लिए जो है वो उसको एक साल की छुट्टी दी जाती है। अगर वो छुट्टी करता है तो फिर उसके छुट्टी के बदले में उसको जो लीव इनकैशमेंट है, यानी लीव इनकैशमेंट से मुराद है एक मखसूस रकम, 1 साल की तनख्वाह जो है, तो वो उसको नहीं मिलेगी। अगर वो लीव इनकैशमेंट लेता है तो फिर उसको LPR नहीं मिलेगी। तो LPR और लीव इनकैशमेंट में से उसने दोनों में से किसी एक का चॉइस करना होता है। वो तो लास्ट पे ये डिबेट थी हमारी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या लीव इनकैशमेंट जो है या LPR कह सकते हैं, क्या एड हॉक जो सिविल सर्वेंट है क्या उसको लीव इनकैशमेंट का राइट हासिल है या नहीं है? तो लीव इनकैशमेंट जो है इसका ताल्लुक रेगुलर अपॉइंटमेंट के साथ है, एड हॉक अपॉइंटमेंट के साथ नहीं है। यानी जिस शख्स की एड हॉक अपॉइंटमेंट हुई है उसको जो है चाहे उसकी सर्विस कितनी ही क्यों ना हो, 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल के बाद वो रिटायर होता है, तो एड हॉक अपॉइंटमेंट के ऊपर लीव इनकैशमेंट नहीं होती।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ हज लीव इज़ 45 डेज एंड 55 डेज। द करेक्ट आंसर इज़ 45 डेज। जो हज के लिए जो लीव मिलती है वो है 45 दिन, यानी 1 महीना और 15 दिन पर जो है ये लीव जो है वो मुश्तमिल होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टोटल डिसेबिलिटी लीव्स आर। जो किसी हादसाती तौर पे जो है डिसेबिलिटी लीव जो होती है वो टोटल लीव्स कितनी होती है? 720 डेज़ और 180 डेज़। इसमें करेक्ट आंसर है 720 डेज। 720 दिन जो है वो डिसेबिलिटी लीव होती है, मुकम्मल लीव जो है। डिसेबिलिटी लीव कितनी है? 720 दिन। टोटल डिसेबिलिटी लीव्स आर 720 डेज़। और उसमें इसी से रेलिवेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है, डिसेबिलिटी लीव्स शैल बी ग्रांटेड विद फुल पे। तो वो जो 720 डेज़ है जो फुल डिसेबिलिटी लीव है उसमें से 100 एंड ये इसमें जो है वो स्टूडेंट्स इसमें सॉरी रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये जो है ये बेसिकली है 180। ये 89 नहीं है, ये कंपोजिंग में इसमें गलती लगी है। तो ये है 180, 180 दिन। तो ये 720 डेज़ फुल जो है वो डिसेबिलिटी लीव होती है और उसमें से 180 डेज़ जो है 120 दिन जो है वो आपको फुल पे के साथ जो है वो छुट्टी मिलती है। तो कुल छुट्टी कितनी है डिसेबिलिटी लीव्स? वो है 720। उसमें से 180 डेज़ जो है वो आपकी जो है वो विद फुल पे जो है वो लीव होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ END रूल्स? ये बहुत मशहूर टर्म है END रूल्स। गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। END रूल से मुराद क्या है? एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973। तो ये जो रूल्स हैं END रूल्स जिसको कहा जाता है ये 1973 के अंदर जो है मुतारफ़ हुए। इसको गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स कहा जाता है। और चूँकि ये 1977 के अंदर आए थे इसलिए इनको जो है END रूल्स 1973 कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ पंजाब एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स, यानी पंजाब END रूल्स जिसको हम कह सकते हैं। इसमें देखिएगा कि क्या जवाब इसका है। पंजाब एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973। द पंजाब सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1975 were framed under the Punjab Civil Servants Act 1974 to regulate the department actions against civil servants of the Punjab lapse and irregularities amounting to inefficiency and misconduct committed by the term in the performance of their duties। तो जो END रूल्स हैं वो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो किसी भी गवर्नमेंट के सर्वेंट्स होते हैं 1973 के अंदर आए थे। फिर जो पंजाब END रूल्स हैं यानी हर सूबे के फिर अलग अलग हैं। तो पंजाब जो सूबाई महकमे होते हैं उनके लिए फिर अलग तौर पे होगा। तो पंजाब सिविल सर्वेंट्स जो END रूल्स हैं वो जो हैं वो 1975 के अंदर आए थे और उनका तल्लुक़ है जो 1974 के अंदर जो है पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट मंजूर हुआ था, ये उसके मुताबिक जो है इनको तैयार किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये 3 टर्म हैं बेसिकली जो है, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आमतौर पे हम इसका एक ही मफहूम लेते हैं लेकिन टेक्निकली जो है ये तीनों जो है मुख्तलिफ है। इनका जो दायरा कार है वो भी मुख्तलिफ है और इनके पीछे जो पावर होती है जो इसकी मंजूरी जिसकी दी जाती है वो भी जो है मुख्तलिफ हैं। यहाँ क्या है डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन इससे पहले कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बात किया, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हम पहले देखते हैं कि एक्ट क्या होता है। एक्ट बेसिकली जो है वो कानून होता है जिसको पार्लियामेंट मंजूर करती है या असम्बली मंजूर करती है। अगर हम प्रोविंशियल लेवल की बात कर रहे हैं, जैसा कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो प्रोविंशियल है, तो उसको जो है वो मुतलका सूबे की जो सूबाई असम्बली होगी, जैसा पंजाब सूबाई असम्बली है तो वो उसकी मंजूरी देगी। तो वो है एक्ट, जिसको कोई असम्बली या पार्लियामेंट जो है वो विद सिंपल मेजॉरिटी जो है वो उसकी मंजूरी देती है, तो वो उसको एक्ट कहा जाता है। अब एक्ट जो है मंजूर हो जाता है
तो फिर उसके बाद जो है उसके मुताबिक रूल्स तैयार किए जाते हैं। तो रूल्स जो हैं एक्ट की मंजूरी के बाद उसको मुतलका डिपार्टमेंट के हवाले किया जाएगा और मुतलका डिपार्टमेंट जो है वो जो है उस एक्ट की रोशनी में जो है वो रूल्स तैयार करता है, यानी उसकी मज़ीद जो है वो वजाहत उसमें जो है दी जाती है। अब जब रूल्स आ जाते हैं तो फिर रूल्स, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी मज़ीद जो है तशरीह की ज़रूरत होती है। अब उसके बाद अगर किसी रूल्स की तशरीह की जाएगी तो फिर वो रेगुलेशंस कहलाते हैं। तो पहले एक्ट तैयार होता है, एक्ट जो है वो असम्बली मंजूर करती है, यानी एक्ट कोई डिपार्टमेंट मंजूर नहीं कर सकता। तो एक्ट की मंजूरी जो है वो जो लेजिस्लेचर असम्बली होगी, वो कानून साज असम्बली होगी, वो करेगी। और एक्ट के बाद जो है जो रूल्स आएंगे वो मुतलका डिपार्टमेंट काम करता है। और उसके बाद अगर रूल्स के अंदर जो है किसी चीज़ की कमी बेशी करनी है, उसकी मज़ीद जो है वो एक्सप्लेनेशन करनी है, तशरीह करनी है, तो फिर उसके बाद जो है रेगुलेशन जो है वो आते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी बात क्लियर हो जाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर प्रेटी क्लोज टू द सेम थिंग, यानी ये तकरीबन करीब करीब हैं, यानी इनमें को बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं है। ए रेगुलेशन इज़ ए बिट मोर फार्मल दैन ए रूल। तो जैसा कि मैंने कहा कि अमूमन जो है वो हम एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन, जिस अमूमन हम टर्म इस्तेमाल करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये एक मुहावरे के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉ एंड ऑर्डर। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं ये बेसिकली रूल्स और हैं, रेगुलेशन जो हैं वो इसके बाद आते हैं। यानी रेगुलेशन जो हैं वो थोड़े से कम अहमियत के हामिल होते हैं, रूल्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो एक्ट की है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर प्रेटी क्लोज टू द सेम थिंग, कमोबेश इनमें एक जैसे होते हैं या इनमें मामूली सा फ़र्क होता है। ए रेगुलेशन इज़ ए बिट मोर फार्मल दैन ए रूल। तो जो रेगुलेशन है वो थोड़ा सा जो है वो यूँ समझे कि उसकी अहमियत कम होती है एज़ कम्पेयर टू रूल्स। तो यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। इसके ऊपर अपना फीडबैक जो है ज़रूर दीजिएगा ताकि इसमें हमारी भी रहनुमाई होती है। और नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है वो कोई काम तैयार करें, ताकि आपको जब आपका ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है और उसके बाद जो है वो आपको जब टेस्ट के लिए कॉल की जाती है, तो टेस्ट जो है वो एक इतना आसान नहीं होता। अगरचे वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन में बहुत सारी आपको एड मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो है इतना आसान काम नहीं है। अभी जो मैंने टेस्ट दिया है उसमें 587 लोग जो थे, आई थिंक 87 थे या 78 थे लोगों ने जो है टेस्ट दिया है। तो उसमें अगर आप रिज़ल्ट को देखें तो जिसने टॉप किया है वो था 85 नंबर है उसका, उसके 85 नंबर थे जिसने टॉप किया है, और मेरे जो हैं वो 75 थे। तो मैंने काउंटिंग की है, यानी जो 578 लोगों ने जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया है या टेस्ट दिया है, उसमें से 85 से 75 का जो है गैप जो है, यानी 10 नंबर बनते हैं ये, और उसमें मेरा जो है वो 34वां नंबर है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80 के ऊपर जो है वो 5 या 6 लोग थे जिनके 81, 82 या 85 थे, और उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं। और 70 की रेंज में जो है वो बहुत कम लोग थे, और मोस्टली जो है वो 16 की रेंज में थे, 16 से 69 तक जो है। तो ये इतना आसान नहीं है, इसको सीरियस लेना चाहिए। उसकी तैयारी जो है आपको जो है सीरियस अंदाज से करनी चाहिए, ताकि आपकी प्रमोशन जो है उसके अंदर कोई रुकावट जो है पैदा ना हो। और इसके पैदा तौर पे नंबर होते हैं, आपके टोटल नंबर इसके हैं, आपका जो टेस्ट होगा उसमें 15 नंबर होते हैं, यानी 15 नंबर का आपका ये टेस्ट होता है। और उसके बाद आपके ACRs के नंबर हैं, और इसके अलावा आपकी अटेंडेंस इसमें ही शामिल कर ली जाती है। और इस तरह जो है आपका जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनकी जो क्वांटिफिकेशन की जाती है वो भी उसमें नंबर शामिल होते हैं। तो टोटल ये 100 नंबर आपके बन जाते हैं। ACR के 70 नंबर हैं, 15 नंबर ये टेस्ट है और 15 नंबर जो है और शामिल हो गए। तो ये टोटल जो है 100 नंबर में से जो है वो आपको वो बनाते हैं, रिज़ल्ट बनाते हैं, और उसके बाद आपकी प्रमोशन का जो है वो फैसला जो है किया जाता है। तो उसमें आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप मैक्सिमम इसमें स्कोर करेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट।